उद्योगों की नगरी कानपुर में जस्टिस त्रिवेणी सहाय और शकुंतला मिश्रा के घर 9 नवंबर 1952 को सतीश चंद्र मिश्रा का जन्म हुआ। इलाहाबाद और कानपुर विश्वविद्यालय के पीपीएन कॉलेज से स्नातक और ला स्नातक की डिग्री हासिल की। 4 दिसंबर सन 1980 को कल्पना मिश्रा से विवाह हुआ, जिनसे एक बेटा और 4 बेटियां हैं। कैरियर के तौर पर आपने विरासत पेशा वकालत को अपनाया और प्रैक्टिस करने लगे। जल्द ही एक नामचीन वकील के रूप में आपकी ख्याति फैलने लगी। 1998-1999 में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष बने। साल 2002 के एडवोकेट जनरल चुने गए। आपकी प्रतिभा को देखते हुए आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय से प्रभावित होकर आपने बसपा को चुना। बसपा प्रमुख बहन मायावती के सबसे भरोसेमंद प्लान मेकर के रूप में सेना नायक की तरह उभर कर सामने आए। सन 2004 में ऑल इंडिया बसपा के राष्ट्रीय महासचिव चुने गए। तब से अब तक आप इसी पद पर विराजमान हैं। राजनीति के इस बाजीगर को बसपा ने राज्यसभा भेजकर एक वजीर की भांति राजनीति के अखाड़े में उतार दिया। सवर्ण जाति से आने के बावजूद आपकी मानसिकता हमेशा दलित और शोषित समाज के हित में रही। साल 2007 के चुनाव में आपने सोशल इंजीनियरिंग का नया फार्मूला पेश करते हुए दलित ब्राह्मण गठजोड़ को एक नया आयाम दिया। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती को प्रचंड बहुमत मिला। सतीश चंद्र मिश्रा अपने विरोधियों पर सीधा प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं। राज्यसभा में भाजपा पर काले धन को लेकर जबरदस्त हमले किए। इस एक्ट से कहीं पर भी काला धन जो इस कंट्री में था, उस कंट्री का काले धन के बारे में आपने इस एक्ट में कोई जिक्र नहीं किया। अपनी मां से प्रेरणा पाकर दिव्यांगों की सेवा का आजीवन प्रण लिया। पिछले 16 वर्षों से दृष्टिबाधित क्रिकेट टूर्नामेंट एवं बसपा सरकार के सहयोग से अपनी तरह का अकेला शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना का निश्चय लिया। आप आगामी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण सभाएं कर रहे हैं। अभी पूरी मेहनत और लगन से दिव्यांगों के उत्थान के लिए राज्यसभा से बिल पास करवाया और अब उस बिल को लोकसभा में भी मंजूर कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। यूपी के होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के सभी सर्वे बसपा को सत्ता का प्रबल दावेदार मान रहे हैं। बसपा को ताज पहनाने के लिए इस कुशल रणनीतिकार की चालें अद्भुत और अविश्वसनीय हैं। हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में आज हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपको हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। मिश्रा जी, आपका और आपके परिवार का वकालत में शानदार करियर रहा है, तो फिर राजनीति में आने का क्या कारण रहा है? देखिए, आपको मालूम है कि हमारे पिताजी वकील थे, फिर बाद में जज हुए। हमारे चचा भी वकील थे जो हमारे सीनियर थे, बाद में हाई कोर्ट जज हुए। हमारे बड़े ब्रदर भी वकील थे, बाद में हाई कोर्ट जज हुए। हम चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ यूपी हुए, सीनियर एडवोकेट हुए। उसके बाद एडवोकेट जनरल हमको बहन मायावती जी ने बनाया। जब 2002 में सरकार उनकी बनी उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने हमको एडवोकेट जनरल बनाने के लिए बुलाया और फिर हमको एडवोकेट जनरल बनाया। उसके बाद हम उनके साथ में काम करने लगे। हालांकि शुरू में मुझे लगा कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं वो, और बहुजन समाज पार्टी के बारे में जो मीडिया आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से सुनते हम भी चले आ रहे थे कि ये अपर कास्ट के खिलाफ है, खास तौर से ब्राह्मण समाज के खिलाफ है, इस तरह की एक धारणा मन में थी। और सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के मुकदमे हमने किए,
जब वो ऑपोजिशन में रहते थे, लेकिन कभी भी बहन मायावती जी का या बीएसपी का कोई कार्य करने का मौका कोर्ट में नहीं मिला था। जब उन्होंने हमको बुलाया तो मुझे ये दुविधा थी मन में, जो मैंने उनके सामने भी रखी। हमने कहा कि हम ये सुनते आ रहे हैं और हम ब्राह्मण समाज के हैं, आप हमको अपना एडवोकेट जनरल बना रही हैं। हमने कभी आपके लिए कोई केस नहीं लड़ा, कभी कोई मुकदमा नहीं किया, सभी के लिए किया। उन्होंने तो हमको एडवोकेट जनरल नहीं बनाया, लेकिन आप बुला के बना रही, ये थोड़ा सा हमको ताजुब सा लगा। तो उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि कहा कि जब कभी आप तबीयत खराब होती है या किसी की होती है तो कोई आप जो अच्छा डॉक्टर है जो भी होगा उसको देखते हैं, ये नहीं पूछते हैं उससे कौन सी आप कास्ट के हैं, कौन से क्या हैं। और ये भी उन्होंने हमसे कहा कि लगता है कि आपको भी, आप कैसे पढ़े लिखे लोग भी अगर इस गलत फहमी के शिकार हैं, जो प्रचार है, दुष्प्रचार बीएसपी के बारे में है, तो ज़रूरी है कि फिर आप जुड़िए और काम करिए, तो आपको पता तो लगेगा कि हमारी क्या सोच है। और वहाँ से हम जुड़े उनके साथ में। जब हम उनके साथ में जुड़े और एडवोकेट जनरल बने तो उनके साथ में काम करने का मौका मिला। तो उसके बाद उन्होंने हमको अपनी पार्टी में, हम पार्टी के साथ भी जोड़ लिया, राजनीति में ले आई। हम केसेस भी देख रहे थे, हमको राजनीति में ले आई और राजनीति में ला करके उन्होंने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया हमको 2004 में बिगिनिंग में, और उसके बाद उन्होंने हमको राज्यसभा में भेज दिया 2004 में। और 2004 के बाद से हमको तीसरी बार, अब की बार राज्यसभा में भेजा है, और तब से हम राजनीति में भी आ रहे हैं। अपनी पार्टी का हमको लीडर भी बनाया उन्होंने राज्यसभा, पहले भी, बीच में भी, आज भी बना रखा है। इस तरह से राजनीति में हम आ गए। अमूमन लोग बहन जी के बारे में बताते हैं कि बहुत सख्त प्रशासक हैं, आप तो बहुत करीबी हैं, आपका क्या कहना है? नहीं, हमने तो उनको पिछले, आप समझ लिए 2002 में जब एडवोकेट जनरल थे तब से देख रहे हैं। उस सरकार में देखा, 2007 की सरकार में देखा, और बहुत करीब से देखा उनका प्रशासन और शासन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ही देश में, क्या दुनिया में, कोई ऐसा लीडर होगा जो कि इतनी सख्ती से कानून व्यवस्था को संभालता हो। जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में है कि अगर कोई भी पार्टी कोई भी बदमाशी कर रहा है, गुंडई कर रहा है, और भी कोई काम कर रहा है, फिरौती कर रहा है, डकैती डाल रहा है, जिसको भी है उसको तुरंत समाजवादी पार्टी के ऊपर से निर्देश आ जाते हैं, छोड़ दो, हमारी पार्टी कार्य करता है। तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो पूरे 18-20 घंटे उसमें देने का काम, पूरे प्रदेश उनकी जानकारी में एक एक जगह के स्थान का है, और पूरा अपनी ताकत लगा करके, अपना पूरा समय दे करके कानून के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती किसी भी तरह का। तो इसीलिए कानून व्यवस्था को संभाल पाते। अखिलेश सरकार के बारे में बताया जाता है कि काम बोलता है, एक स्लोगन चला है, मेट्रो की बात करते हैं, आगरा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, तो क्या कहना आपका, कितना डेवलप हुआ है अखिलेश राज में? अखिलेश यादव जी की राज्य में आप देख रहे हैं कि आज शहर में, लखनऊ शहर में ले लीजिए, जहां मुख्यमंत्री खुद रहते हैं, वहीं पर जो है गोली मार दी जाती है, वहां लाश लटकी मिलती है। डीजीपी पुलिस के दफ्तर के पास लाश लटकी हुई मिली। सड़क में रोक करके बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहा है। अभी कल के अखबार में हम देख रहे थे, परसों लखनऊ में दिन दहाड़े रोक करके गाड़ी, मोटरसाइकिल रोक करके गोली मार दी, मर्डर कर दिया। रोज़ाना, और अब पुलिस वालों के घर में घुस करके पुलिस वालों को मारा जा रहा है, थाने में घुस करके पुलिस वाले की हत्या की जा रही, लूटा जा रहा है। तो वो कानून व्यवस्था के नाम पे जो ये सरकार है, अगर 0 नंबर कोई माइनस होता है तो माइनस नंबर पे मिलेगा, क्योंकि कानून के मामले में इनका कोई भी कंट्रोल इसलिए नहीं है कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेता है, जो भी कानून तोड़ने का काम करता है, चाहे वो डकैती हो, फिरौती हो, बलात्कारी हो, कोई भी हो, मवाली जो भी है, अगर किसी को भी पुलिस वाला पकड़ने की कोशिश करता है तो तुरंत निर्देश आ जाता है कि इतना तो तुम्हारी खुद की समझ में होना चाहिए कि अगर कोई डकैती, फिरौती और बलात्कारी है और कोई इस तरह के काम कर रहा है, गुंडई कर रहा है, तो ये मान लेना चाहिए तुम एक समाजवादी पार्टी का आदमी है और इसके ऊपर हाथ मत डालो। तो जब इस तरह के निर्देश होंगे पुलिस वालों को, जब इस तरह से कानून का राज चलाया जाएगा, तो कानून का राज तो 0 नंबर पे रहेगा ही। और 0 क्या है, तो माइनस के नंबर पे। आज आंकड़े देख लीजिए जो सेंसस जो निकलते हैं कानून के मामले में, तो उत्तर प्रदेश फिर सबसे निचले स्तर पे पहुंच गया। चर्चा जारी रहेगी सतीश चंद्र मिश्रा जी के साथ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी नोटबंदी को बहुत अभूतपूर्व बता रही है जनता के लिए बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। तो क्या लगता है आपको, जनता को इससे सहूलियत मिलेगी या जनता बहुत परेशान है? देखिए, नोटबंदी एक ऐसा मसला है जो कि आज
भारतीय जनता पार्टी के भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनके भी जो मंत्री हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये नोटबंदी का मसला ऐसे क्यों लाया गया। ये नोटबंदी का मसला ऐसा है जिसमें कि ना कोई तैयारी की गई, ना कोई सोच की गई, ना इसके बारे में प्लानिंग की गई। आपने अचानक से पूरे देश के नोटों को बंद करके और जो एक 86% जो एक करेंसी थी उसको ख़त्म करके आपने आम जनता को सड़क में खड़ा कर दिया। सड़क में आपने लाइन लगवा दी। आप कहते हैं लाइन में लगने की देश की मोदी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश में लाइन लगाने की आदत है लोगों की। लाइन लगाने की आदत है, लेकिन लाइन किस लिए लगवा रहे हैं आप ये भी तो देखिए। अपना काम छोड़ करके, अपनी मजदूरी छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने स्कूलों को छोड़ करके, टीचर अपनी पढ़ाई को छोड़ करके, जो नौकरी पेशा वाले हैं अपनी नौकरी को छोड़ करके आज लाइन में इसलिए खड़े हैं सुबह से लेकर रात तक कि उनको अपना पैसा जो उनका बैंक में जमा है, ये किसी और का पैसा नहीं, कोई बट नहीं रहा है जिसको लूटने के लिए वहां खड़े हुए हैं, वो अपना पैसा जिसकी गारंटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर नोट में लिख के देती है कि आपका इस रुपए की गारंटी हम लेते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी लेती है। आप किसी नोट को खोल के देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है ये बात, दोनों बातें लिखी हुई। उस गारंटी को तोड़ते हुए आपने कहा कि जो आपका खुद का रुपया है आप उसको नहीं निकाल सकते, और उसमें भी आप कहते हैं कि आपको इतना रुपया निकालने को देंगे। आप कहते हैं हम 24,000 निकालने को देंगे, देते हैं 2,000। 51 अब तक आदेश जारी कर चुके हैं, अभी 35-36 दिन हुए हैं। 50 दिन की बात करते हैं, कहते हैं 50 दिन का इंतजार करिए उसका सब सुधर जाएगा, 50 दिन का कष्ट उठाइए। 132 लोग मर गए आज देश में। इन 132 लोग जो मर गए हैं लाइन में खड़े हुए या बैंक में या बीमार होकर के, या जिनको इलाज नहीं हो पाया, जिनको भोजन नहीं मिला, जिनके बच्चे मर गए या बुजुर्ग मर गए, इनकी मौत का जिम्मेदार आखिर कोई तो होगा। इनकी मौत तो नहीं होनी थी, इनको नहीं मरना था, इनकी अभी मौत नहीं आई थी, इनको तो अभी आगे भी रहना था, लेकिन ये मर गए। तो इस चीज़ को ध्यान में न रख करके सिर्फ एक हठधर्मी करके कि नहीं हमने तो कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे कि लोगों का, देश के जो लोग हैं उनका ध्यान बढ़ जाए। किस चीज़ से बढ़ जाए? जो आपने वादे किए थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे चुनाव 2014 के पहले, उनमें से आप वादे पूरा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने झूठे वादे किए थे। उन झूठे वादों को जब आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो लोगों का भटकाने के लिए, लोगों को उस चीज़ से हटाने के लिए, उनसे भटका करके दूसरी तरफ ले जाने के लिए आपने लोगों को लाइन पे खड़ा करके वहाँ मरवाने का काम कर दिया। तो ये इससे ज़्यादा, और आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ गई, आप लोगों की बाजार बंद हो गए, खुदरा व्यापार बंद हो गया, बिजनेस हाउसेस बंद हो गए, सीमेंट का व्यापार बंद हो गया, बिजनेस जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो बंद हो गया, मजदूर घरों पे वापस आ गए। हर प्रदेश में जो बाहर लोग गए हुए थे दूसरे प्रदेशों के मजदूर, वो वापस अपने घरों पे आ गए। घर में रोटी खाने को नहीं मिल रही है क्योंकि आपने, जो किसान है, किसान वो मर रहा है क्योंकि उसके वो बुआई नहीं कर सकता, बुआई कर सकता है तो खाद नहीं खरीद सकता, जो उसने उपज की थी उस उपज को बेच नहीं सकता, बेचने खरीदने वाला कोई नहीं, तो उसको सड़कों में आलू डालना पड़ रहा है, सड़क में फेंकना पड़ रहा है, मुफ्त में भी कोई ले जाने को तैयार नहीं। तो एक ऐसी इमरजेंसी लगा दी गई है पूरे देश में जिसकी की कोई आवश्यकता नहीं थी। समाजवादी पार्टी की आपकी रार को आप कैसे देखते हैं? जो आजकल की लड़ाई चल रही है, अभी थमी सी लग रही है, फिर लड़ाई दिखने लगती है, क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी के परिवार का संबंध है तो वो जितना भी ऊपर से दिखावे के लिए कभी कभी अगर आपस में बैठ जाएं, दिखाने का काम करें, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सर्वविदित है, सबको मालूम हो गया है कि, और पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि इन लोगों के बीच का जो झगड़ा है वो अब झगड़ा उस हद तक पहुंच चुका है जिसमें कि अब उसमें सुलह की कोई गुंजाइश है नहीं। और इसीलिए आपने देखा है कि अब जो ये इनका झगड़ा है उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि अखिलेश यादव जी के दूसरे लोग हैं जो चुनाव के मैदान में कूद रहे हैं, उधर के दूसरे लोग हैं, आपस में लड़ेंगे, वो उनको हराएंगे, वो उनको हराएंगे। इनको ये मालूम हो चुका है कि अब सरकार बननी नहीं है और आपस का झगड़ा इस कदर सामने आ चुका है, इस कदर बढ़ चुका है कि अब इसमें मिलने की कोई गुंजाइश रह नहीं गई। 2007 में आपने बड़ी मेहनत करी, उसका फल भी मिला, सरकारी बनी, आपने ब्राह्मणों की पूरी रैलियां भी करी, ब्राह्मण जुड़े बहुजन समाज पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी को भी ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता है और अब कांग्रेस ने भी ब्राह्मणों को दांव खेलते हुए शीला दीक्षित को सीएम कैंडिडेट बना दिया है।
तो क्या लगता है कि ब्राह्मणों का भविष्य किस पार्टी में सुरक्षित है? ब्राह्मण समाज को जितना मान सम्मान उस समय बहन मायावती जी ने दिया, ये ब्राह्मण समाज को मालूम है। और अभी भी हम जो ब्राह्मण सम्मेलन, हम जो गए हैं भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं, लगभग 62 सीटों पे हमने जाके इधर 3 महीने में किया है, तो वहाँ पर भी ब्राह्मण समाज, इसीलिए हम देख रहे हैं 2007 में जितना ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो रहा था हमारे कार्यक्रमों में, आज मैं देख रहा हूँ कि उससे ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि आज वो देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज की क्या स्थिति कर दी इन्होंने। मुरली मनोहर जोशी को रिटायर कर दिया, कह दिया आप जाइए दीर्घधाम बैठ जाइए, और वहाँ कलराज मिश्रा जी को कह दिया था अभी आप बाहर हो जाइए, वो तो चुनाव आ गए इसलिए 6 महीने की उनको वजीफा मिल गया, फिर वापस रोक लिए गए 6 महीने के लिए। उनके जो अध्यक्ष थे प्रदेश के लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जब चुनाव जीत गए लोकसभा को, उनको किनारे बाहर कर दिया उठा करके। अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका तो कहीं आप पोस्टर में नाम भी नहीं देखते, फोटो भी नहीं देखते। तो आज ब्राह्मण समाज जो है वो बुद्धिजीवी समाज है, तो वो ये सब चीज़ें समझता है। वो बोले ना कहे ना, लेकिन वो सब समझ रहा है। वो समझ रहा है कि एक ये पार्टियां हैं जो कि खाली वोट लेती हैं, कहीं मंदिर के नाम पे, कहीं किसी नाम पे, कहीं लोगों को समझते हैं कि हम बेवकूफ़ बना के ले लेंगे। लेकिन अब उसको भी समझ में आ गया है कि उसने एक तो समाजवादी पार्टी को देख लिया कि उसकी क्या सोच है ब्राह्मण समाज के बारे में, उसने भारतीय जनता पार्टी को देख लिया, और बहुजन समाज पार्टी ने क्या करा उसके लिए उसने वो देख लिया। तो इसीलिए आज हम देख रहे हैं जितना उत्साहित आज है हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और आ रहा है जिस तरीके से, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार तो चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे। अब की बार 2007 को बहुत पीछे हम लोग छोड़ देंगे, उससे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। चर्चा जारी रहेगी सतीश चंद्र मिश्रा जी के साथ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजकल एक और बात उठी हुई है कि पश्चिम के एक बहुत बड़े नेता जो ब्राह्मणों के पुराने नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के रामवीर उपाध्याय, उनकी भी बार बार पार्टी छोड़ने की बात चल जाती है, कभी किसी और ब्राह्मण नेता की पार्टी छोड़ने की बात चल जाती है। क्या कहना है आपका इस बारे में? रामवीर उपाध्याय जी हमारी पार्टी में डे 1 से जुड़े हुए हैं। हमारी पार्टी में सीनियर मोस्ट ब्राह्मण समाज के अगर कोई नेता है तो वो रामवीर उपाध्याय जी, और उनके ऊपर बहुत, उनको अलग अलग मुकदमों में, इसमें उसमें, अभी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जब पहले श्री कल्याण सिंह जी की सरकार थी तब से उनके ऊपर बहुत कोशिश हुई दबाव डालने की, उनको फंसाने की, घेरने की, झूठे मुकदमों में। लेकिन वो एक व्यक्ति ऐसा है जो उसने हर चीज़ का मुकाबला करा और किसी भी दबाव में आज तक नहीं आए। और वो उसी तरह की बात है जैसे कि हमारे बारे में कहने लगे थे, मेरी ये पहली राजनीतिक पार्टी है और मेरी आखिरी पार्टी है जीवन की। ये मैं एक बार नहीं, मैं 50 बार मंच से कह चुका हूँ, और आज भी आपके सामने कह रहा हूँ, और ये लोग देखेंगे। ये लोग बौखलाहट में हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं और लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, जैसे कि रामवीर उपाध्याय जी हैं और हमारे और साथी, इस तरह के अनगणत चलता रहेगा। अब तो चुनाव आ गया, लेकिन वो अपनी चलाते रहेंगे, लेकिन अब इस चीज़ों कोई वैल्यू नहीं रह गई। एक सवाल हम सामाजिक रूप में करना चाहते हैं कि आप दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये प्रेरणा कैसे आई कि दिव्यांगों के लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, हमारी मदर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा लेट अब नहीं है, वो हमारी प्रेरणा स्रोत इसके लिए वही हैं, और उन्होंने हमको प्रेरणा दी। ब्लाइंड्स के बारे में इतना गलत तरीके से उनका दुर्व्यवहार होता था। एक सरकारी जो वर्कशॉप थी लखनऊ में, उसमें उनको जिस तरह से 20 बाई 10 के कमरे में 25 आदमी रखे गए थे, उसको अखबार में निकला कि ना उसमें लाइट है ना उसमें खाना मिलता है। तो वहाँ से हम उन दिनों कोर्ट में बहुत ज़्यादा बिजी थे, हमारे पास रोज़ 70-80 मुकदमे लगते थे। लेकिन हमारी माता जी ने जब ये न्यूज़ पढ़ी अखबार में तो उन्होंने हमको रोका, उन्होंने कहा कि इसको पढ़ो और इसमें कुछ करो। उससे वो दिन है कि वो शुरू से सोशल वर्कर रही, गरीबों के बीच में रहती थी, झोपड़ियों में जाती थी, करती। तो उन्होंने हमको कहा कि इसको देखो, तो हमने उसको, जब वहाँ पर गए, हम कोर्ट जाने की जगह हाई कोर्ट जाने के पहले वहाँ गए, वहाँ स्थिति हमने देखा तो वो जितना अखबार में था वो तो बहुत कम था, उससे बहुत ज़्यादा बदतर थी। फिर वहाँ से लौट करके हमने अपने नाम से सतीश चंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी करके एक PIL फाइल की। उसके बाद हाई कोर्ट से हमने उसमें अनेकों आदेश कराए, रिट के, उसमें फ्री उनका ट्रांसपोर्ट, फ्री खाना, फ्री ट्रैवल, उनका अलाउंस बढ़ाना, उनको नौकरियों में जो रिजर्वेशन है उसमें पोस्ट अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था वो दिलवाना। ये सारी चीज़ें करते करते हम उनके साथ में इतना जुड़ गए
कि उनके साथ में जुड़ते जुड़ते फिर हमने उन लोगों की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट किया, फिर कैसे वो लोग रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ जो हैं क्या हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही, उनकी नौकरियां, लोग खाली बुनकर करके चल रहे थे, फिर उनकी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए हम उनके साथ में जुड़ गए। और उसके साथ से यह 86 की बात है, 86 से लेकर 2016 हो गया है, 17 आने वाला है, और पिछले 30 वर्षों से जब हमने पहला मुकदमा किया था उसके बाद से हम इनके साथ में रह रहे हैं। ये हमारे परिवार की तरह हो गए। लगभग 16 वर्षों से हम एक क्रिकेट मैच कराते हैं ब्लाइंड्स का, आप लोगों ने भी देखा है, जिसमें कि हम पूरी कंट्री से, हर स्टेट से ब्लाइंड्स को बुलाते हैं और लगभग 300-350 ब्लाइंड्स आते हैं, एक हफ्ते के लिए लखनऊ में रहते हैं और उनका मैचेस होते हैं। खाली क्रिकेट मैच नहीं होता, उनके और भी मैचेस होते हैं, चाहे वो उनका शतरंज का हो, ताश का हो, और भी हो, सारी चीज़ें करा के फिर हम उनका एक कल्चरल फेस्टिवल कराते हैं। 7 दिन जब वो साथ में रहते हैं तो उनकी आपस में इंटरमिक्सिंग होती है पूरी कंट्री के ब्लाइंड्स की। ये सब पढ़े लिखे वाले लोग हैं, उनको देखते हैं। तो हमने देखा जिस तरह से जब इनके साथ जुड़े तो और भी हैंडीकैप्स जो उनके साथ जुड़े, तो ये लगा कि इनको कोई ये इनके पास ऐसी कैपेसिटी है, ये ऐसा कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। आज 30 वर्ष हो गए जिनके साथ में 30 वर्ष पहले जुड़े थे। अच्छा लगता है जब वो कार्यक्रम में वो लोग भी आते हैं, और अकेले नहीं आते हैं, अपनी पत्नी के साथ में आते हैं, अपने साइटेड बच्चों के साथ में आते हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको घर दिलवाए, उनको कोर्ट के थ्रू, फिर उसका जब गवर्नमेंट बन गई हम लोगों की तो उसके थ्रू उनको रिजर्वेशन, खाली जॉब का रिजर्वेशन नहीं, उनको दुकानें, उनको और जगह मकान, ये वो सब चीज़ें का। तो एक बार जब आप उनके साथ रहना शुरू करिए, उनके साथ मिलिए, तो आपको लगता है कि एक अलग आप लोगों के साथ बीच में रह रहे हैं, जहाँ पर कि आप बहुत कुछ वो सीखते हैं, वो देखते हैं जो कि हम लोगों को देखने में। और खुशी की बात यह है कि हम बिजी भी अगर रहते हैं इधर उधर, तो हमारा परिवार पूरा, हमारे सारे बच्चे, हमारी 4 लड़कियां, हमारा लड़का, हमारी वाइफ, सब लोग जो हैं पूरी तरीके से हमारे स्टाफ में, हमारे साथ वकील जितने जुड़े थे शुरू से, और हमारे जूनियर्स भी जो थे, आज खुद सीनियर्स हो गए, लेकिन हर व्यक्ति उसमें चूंकि डे 1 से जुड़ गया, तो आज सबको लगता है कि ये उसका व्यक्तिगत काम है, व्यक्तिगत मामला है। जितना भी बिजी हो, छोड़ करके वो इसमें जरूर लगता है। सतीश जी, आखिरी सवाल कि सामाजिक तौर पे आप व्यस्त हैं, राजनीतिक तौर पे आप व्यस्त हैं, वकालत तौर पे व्यस्त हैं, तो परिवार में कैसे सामंजस्य बिठाते हैं? कहीं भाभी जी से झगड़ा वगड़ा तो नहीं होता रहता है आप लोगों का? सब ठीक है? ये मैंने गलती कभी नहीं की। देखिए, मैं वकालत के पेशे में, मैंने कहा, मैं 18 घंटे बिजी रहता था। 80 90 मुकदमे डेली लगते थे कॉज लिस्ट में जिस समय। लेकिन उस समय भी और आज के समय भी मैंने अपने परिवार को पूरा समय दिया, क्योंकि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि मैं परिवार से बाहर निकाल दिया जाऊं। मेरे 4 लड़कियां, मैं नसीब वाला हूं कि मुझे ईश्वर ने 3 लड़कियां एक साथ दी। हमारे एक लड़का, फिर एक लड़की, उसके 3 लड़कियां एक साथ हुई, और हमारे पास 4 कन्याएं जब घर में हो, तो आप अगर घर में समय नहीं दे रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और इसलिए जब हम जितने भी मेहनत करते, जितना भी काम करते थे, जितनी भी बिजी रहते थे, जब घर में आके बच्चों के साथ में रहते थे, तो वो एक दूसरा माहौल होता था। हमेशा उनको शनिश्चर हो, सैटरडे को हम लोग बाहर करते, आउटिंग में जाते थे, कहीं खाना खाने जा रहे हैं, कहीं सिनेमा देखने जा रहे हैं, और आज तक ये मेंटेन्ड है, आज भी मेंटेन्ड है। तो ये थे सतीश जी, जिनसे हम लोगों ने कुछ व्यक्तिगत बात की है, कुछ राजनीतिक। मिलते हैं किसी और शख्सियत से अगले प्रोग्राम में।